सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे आर्टिकल 51 ए और पार्ट 4 ए में आती हैं। ठीक है, पार्ट 4 ए में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने पार्ट 4 ए लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से लिख लेती हूँ, पार्ट 4 ए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से आर्टिकल और कौन से पार्ट में आती हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 ए और पार्ट 4 ए में आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो मतलब, अब हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे लिखा है राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर को रिलेटिव एंड इनसेपरेबल। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ही कुछ ड्यूटीज़ हैं। अब ये दोनों ही राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, को रिलेटिव और इनसेपरेबल है। इनको हम अलग नहीं कर सकते, ये को रिलेटिव हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे क्या है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना हमारा, उस टाइम पे कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी ऐड नहीं की गई थी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको नहीं लगा कि कोई ज़रूरत है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की, तो उन्होंने नहीं की थी तब। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत पड़ती है एमरजेंसी के टाइम पे। जो एमरजेंसी लगती है हमारी 25 जून 1975 से लेके तो मार्च 1977 तक जो है वो जो है हमारी एमरजेंसी लगती है, और उसी टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, ड्यूटीज़ की। तो 1976 के तहत, ठीक है, एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके तहत 1976 में, जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू प्रोविज़न ऐड किया जाता है, और वो प्रोविज़न था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी जाती है उस टाइम पे। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ पे ऐड की जाती हैं, उस टाइम पे जितनी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नंबर था 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में ऐड किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करेंगे तो 86th अमेंडमेंट लाया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 2002 में। ठीक है, कब लाया जाता है, 2002 में, और एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हो जाती हैं, 11। लेकिन 2002 से पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी, 10। ठीक है, अब हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न कहाँ से लिया, तो वो हमने लिया रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि यूएसएसआर था उस टाइम पे। तो वहाँ से हमने जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न लिया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो बहुत सी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, जैसे यूएसए था, फ्रांस था, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था। इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न था वो ऐड नहीं किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, तो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था, यहाँ पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविज़न को ऐड किया गया था। ठीक है, तो उसी के बाद ही हमने क्या किया, 1976 में होता क्या है, 1976 में कांग्रेस पार्टी एक कमेटी को अपॉइंट करती है। उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 में इस कमेटी को अपॉइंट किया जाता है, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाता है ओरिजिनली, आपको मैंने पहले भी बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी ना, स्वर्ण सिंह कमेटी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ रेकमेंड कर रही थी, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रेकमेंड कर रही थी। लेकिन बाद में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कुछ ऐसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो इंदिरा गांधी ने, सॉरी, जो उस टाइम पे पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसने एक्सेप्ट नहीं की और उसने इनको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। जैसे पहला तो अगर बोला गया था कि अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है, कोई भी ऐसा सिटीजन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या करेगा, मानेगा नहीं,
तो उसको क्या किया जाएगा, एक पेनल्टी या पुनिशमेंट उसके लिए रखी जाएगी। तो ये चीज़ भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं की गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ थी कि अब दूसरी जो फंडामेंटल ड्यूटी थी कि कोई भी ऐसा लॉ, ठीक है, कोई भी ऐसी पुनिशमेंट अगर किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को दी जाएगी तो उसको हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते जाके, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो आप जस्ट समझ लीजिए कि कोई भी अगर हमने, मान लो कोई एक सिटीजन है, उसने कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं किया हुआ है, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानता है तो उसको उसके बदले में मिलेगी पुनिशमेंट। अगर वो उस पुनिशमेंट को नहीं मानेगा, अगर उसको कोई पुनिशमेंट मिली है तो वो इसको जाके किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, ये भी चीज़ बोली गई। उसके बाद थर्ड चीज़ बोली गई कि जो ड्यूटी टू पे टैक्स है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की कि वो टैक्स पे करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी। तो ये 3 चीज़ें जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड नहीं की गई। अब बिना टाइम को वेस्ट किए आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है टू वाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, अपने जो आइडियल्स, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनको रिस्पेक्ट देनी है। हमारा जो नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम है उनको हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या बोलती है। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि हमें जो ये है सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें वो आइडियल्स को चेरिश करना है, उन आइडियल्स को फॉलो करना है जो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने फ्रीडम के लिए लड़ें, ठीक है, अपने देश के लिए कुछ करें, ठीक है। ऐसे आइडियल्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि हमें अपनी जो कंट्री की सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उससे हमेशा बनाए रखना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। दिस इज़ आल्सो एवर फंडामेंटल ड्यूटी। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपनी कंट्री को जो है बचाना है, और जब भी हमें कहीं पे बॉर्डर पे बुलाया जाए नेशनल सर्विस देने के लिए तब भी हमें जो है जाना है, ठीक है। तो ये हमारी फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। हमें जो है एक हारमनी को प्रमोट करना है। हारमनी मतलब हमें जो है एक तालमेल प्रमोट करना है, एक कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट सभी लोगों के अंदर जगानी है, जो भी लोग हैं इंडिया के हैं, ठीक है, रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल, ये सारी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, कोई भी सेक्शनल डाइवर्सिटी को छोड़ के हमें एक कॉमन ब्रदरहुड की जो है अपने अंदर स्पिरिट को जगाना है, ठीक है। और हमें वो प्रैक्टिसेस को त्यागना है जो एक वुमेन की डिग्निटी को हर्ट करती हैं, ठीक है, उन सारी प्रैक्टिसेस को हमें त्यागना है। लास्ट जो लास्ट नहीं है ये, उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटी जो एफ वाली है ये क्या बोलती है कि हमें जो रिच हेरिटेज है, हमारा जो भी कल्चर है, जो भी इंडियंस का कल्चर है, उसको हमेशा वैल्यू करनी है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। सो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पे ये जो है गायब हो गया, मैंने लिख दिया अब। तो हमें अपना जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करते रहना है, उसको इम्प्रूव करते रहना है, जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। और जो भी जिंदा जीव हैं हमें उनके लिए कंपैशन होना चाहिए, उनके लिए जो है एक दया की भावना होनी चाहिए हमारे मन में, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें एक स्पिरिट डेवलप करनी है, हम इंक्वायर करें, कुछ चेंजेस लाएं, इस तरीके का हमें अपना इन्वायरमेंट बनाना है। उसके बाद आ जाते हैं टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये हमारी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को हमें हमेशा सेफगार्ड करना है, और वायलेंस को हमें कभी भी ऑब्जर्व नहीं करना है, उसको कभी भी वायलेंस को कभी भी नहीं सहना है, ठीक है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड
अचीवमेंट। अब नेशन को जो है हमेशा कोशिश करनी है कि उसके जो इंडिविजुअल्स हैं एक कोलेक्टिव एक्टिविटी करें, ठीक है, हमेशा वो एक्सीलेंस करें हर एक स्फीयर में, कोई भी फील्ड हो हर एक फील्ड में वो अच्छा करें, ताकि नेशन जो है एक हायर लेवल की अचीवमेंट पा सके, एक हाई लेवल पे जा सके और कॉन्स्टेंटली ग्रो हो सके। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और नेक्स्ट, और ये दिस इज़ अवर लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस फंडामेंटल ड्यूटी को आप ध्यान से देख लीजिए। यही जो है फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड की गई थी कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड आर वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। दिस ड्यूटी वॉज एडिड बाय द 86 अमेंडमेंट। मतलब ये ड्यूटी है किसकी, एक पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने चाइल्ड को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको क्या करें, उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। और इस फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल राइट भी जो है, इसको जो है हमारा राइट आर्टिकल 21A में जो है ये चीज़ ऐड की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा आज के टाइम पे एक फंडामेंटल राइट भी है और आल्सो इट इज़ ए फंडामेंटल ड्यूटी। सो आई होप आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।